हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहां पे क्लास 12 बायोलॉजी का काफ़ी इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर लेके आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम 2022 यानी कि 2022 के लिए। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको चाहे आप यूपी बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर समझिए या फिर सैम्पल पेपर, ठीक है। और ये सब जितने भी वीडियो हैं आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसको अच्छे से पढ़िए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट कीजिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और आपको पता होगा कि मेरे सारे वीडियोस NCERT पैटर्न पर आधारित होते हैं। A to Z जितने वीडियो होते हैं आपको हम NCERT पर ही देती हैं। तो ये मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड वालों के लिए 2022 का सिंपल पेपर कह सकते हैं। तो बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी हर एक टाइप के प्रश्नों को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी है कि परख नली शिशु का अभिप्राय है, यानी जो परख नली शिशु का मतलब क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या है। परख नली शिशु का मतलब क्या है। निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में परख नली शिशु का मतलब होता है, या निषेचन और विकसित भ्रूण परख नली में, या निषेचन इन विट्रो और गर्भाशय में प्रतिरूपण, या परख नली में वर्धित शिशु। तो परख नली शिशु का अभिप्राय क्या होता है, तो जो परख नली शिशु का मतलब होता है वो होता है निषेचन इन विट्रो और गर्भाशय में प्रतिरूपण। इसका मतलब होता है परख नली शिशु। तो परख नली शिशु का मतलब सीधा याद रखना क्या होता है, निषेचन इन विट्रो और गर्भाशय में प्रतिरूपण परख नली शिशु का मतलब होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एड्स रोग का कारक होता है, यानी जो एड्स रोग होता है उसका कारक क्या होता है। परमाणु, जीवाणु, कवक या विषाणु। और ये विषाणु क्या होता है, HIV। HIV से ही हमारा एड्स रोग फैलता है। तो एड्स रोग का जो कारक होता है वो क्या होता है, विषाणु होता है। विषाणुओं के द्वारा ही एड्स रोग फैलता है। अगला प्रश्न है, जनन क्षमता को सीमित रखने की अस्थायी विधियां हैं, यानी जो जनन क्षमता को सीमित रखने के लिए अस्थायी विधियां कौन कौन सी अपनाई जा सकती हैं। कंडोम का प्रयोग एक अस्थायी विधि हो सकता है, या रासायनिक औषधियों का आप यूज करके जनन क्षमता को, मतलब कि आपका बच्चे पैदा जो करना होता है उसको हम लोग जनन क्षमता का नाम दिए हैं, तो वह एक हो सकता है। या फिर आप कह सकते हैं आत्मसंयम, मतलब खुद पर विश्वास करके, या फिर स्त्री तथा पुरुष का बंध्याकरण। तो जनन क्षमता को सीमित रखने की जो अस्थायी विधि है वो सिर्फ एक ही है, वो क्या है, स्त्री और पुरुष का बंध्याकरण। बोले तो एक टाका लगा दिया जाता है उनके जन्म मार्ग में, और जिसके कारण ना उनका शुक्राणु आ पाता है ना उनका अंडाणु, और जिसके पश्चात जनन नहीं हो पाता, क्योंकि जनन के लिए दो ही महत्वपूर्ण उपयोगी होते हैं, शुक्राणु और अंडाशय। शुक्राणु बोलते स्पर्म एंड ओवरी, ये दोनों का मिलना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, एक का। अगला यहाँ पे प्रश्न, डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता किसके कारण उत्पन्न होता है। जो डाउन सिंड्रोम है, या फिर इसको मंगोली जड़ता का भी नाम दिए हैं, किसके कारण होता है। तो पहला ऑप्शन 21वीं जोड़ी के अलिंगी सूत्र की एकाध सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता होता है, या लिंग गुणसूत्र की एकाध सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता होता है,
या लिंग गुणसूत्रों की एकाधिक सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है, या 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण डाउन सिंड्रोम होता है। तो डाउन सिंड्रोम या मंगोली जड़ता किसके कारण होता है? तो जो मंगोली जड़ता या फिर डाउन सिंड्रोम होता है वो लिंग गुणसूत्र की एकाधिक सूत्रता के कारण आपके मन में आएगा होता है। हाँ होता है, बट किसमें होता है? वो होता है हमारे 21वीं जोड़ी के अलिंग गुणसूत्रों की एकल सूत्रता के कारण। अर्थात अगर बात करेंगे जो मनुष्य होता है उसमें कुल 23 जोड़ी गुणसूत्र यानी कुल 46, 23 जोड़ी में कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जब 46 और 21वीं जोड़ी में जब एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी तो 46 से एक 47 गुणसूत्र कहीं ना कहीं बन जाएंगे। तो जब वहाँ से कितना हो जाएंगे? 46 से 47 हो जाएंगे। तो ये जो कंडीशन होती है यही आपकी मंगोली जड़ता या फिर डाउन सिंड्रोम होती है। अब यहाँ बहुविकल्पी के बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के ही अकॉर्डिंग हम पूरे प्रश्नों को बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न आनेंगे 2-2 अंक वाले। तो वर्धांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर क्यों नहीं बनाया जाता है? तो जो वर्धांध व्यक्ति होता है, वर्धांध मतलब कि एक से अधिक रंगों में विभेद न उत्पन्न कर पाना ही वर्धांधता होती है। ये भी कहीं न कहीं गुणसूत्रों की कमी और अधिकता से ही उत्पन्न होती है। तो वर्धांध व्यक्ति को रेलवे का ड्राइवर इसलिए नहीं बनाया जाता क्योंकि यह लाल व हरे रंग में विभेद नहीं कर पाते। अर्थात समझ सकते हैं कि अगर वो सिग्नल रेड है तो उसको तो समझ में आएगा नहीं ये रेड है कि ब्लैक है कि ब्लू है कि ग्रीन है कि येलो है, उसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अब पता लगा वो रेड है, आगे है स्टेशन और वहाँ पे जानते हैं कि स्टेशन पे लोग रहते हैं। अब रेड है, रेड का मतलब कि वहाँ पे स्टेशन लोग हैं, या फिर कोई गाड़ी आगे रुकी है, उसको समझ में नहीं आया, उसको समझ नहीं आया कि लाल है और वो गाड़ी को लेके चला गया, ठोक दिया। जब ठोकेंगे तो सब लोग ठोकेंगे, जाहिर सी बात है, तो बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता है, इसीलिए उसको रेलवे का ड्राइवर नहीं बनाया जाता। अगला प्रश्न, डीएनए तथा आरएनए में कौन सी शर्करा होती है? तो डीएनए में जो शर्करा होती है वो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है तथा आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है तथा आरएनए में राइबोज शर्करा स्थित होती है। ओके, अगला प्रश्न है यहाँ पे, कोडान धारक व प्रतिकोडान धारक अणुओं के नाम दीजिए। कोडान धारक और प्रतिकोडान धारक के अणुओं के नाम क्या क्या है? तो कोडान धारक अणु mRNA तथा प्रतिकोडान धारक अणु tRNA है। तो कोडान धारक अणु क्या है? तो जो कोडान धारक अणु है वो mRNA है और प्रतिकोडान धारक क्या है हमारा? tRNA यानी ट्रांसफर आरएनए, और एक होता है मैसेंजर आरएनए, एक स्थानांतरण आरएनए होता है जो कि प्रतिधारक अणु है, और एक कोडान धारक अणु जो है वो क्या है हमारा? mRNA है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न है HIV का पूरा नाम लिखिए, यानी कि HIV का पूरा नाम क्या होता है? तो HIV का जो पूरा नाम होता है वो होता है ह्यूमन, एच मतलब ह्यूमन, इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो HIV का पूरा नाम याद रखना, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। अब आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, एंट अमीबा हिस्टेलिटिका मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है? इस परजीवी द्वारा होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो एंट अमीबा हिस्टेलिटिका मनुष्य के किस अंग में पाया जाता है और इस परजीवी द्वारा होने वाला रोग लिखिए। ठीक है ना। तो यह हमारे अगर देखें तो परजीवी अमीबा अर्थात एंट अमीबा की प्रायः 3 जातियां पाई जाती हैं।
तो पहला क्या पाई जाती है, एंट अमीबा हिस्टेलिटिका। यह मनुष्य की बड़ी आंत व कोलन में पाया जाता है। यह मनुष्य में आमातिसार अथवा अमीबिएसिस रोग उत्पन्न करता है। दूसरा एंट अमीबा जिंजीवैलिस, तो यह आंतों की जड़ों की मैल, मसूड़ों के ऊतक तथा टॉन्सिल्स में पाया जाता है। इसके रोगजनक होने के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है, परंतु ऐसा देखा गया है कि यह पायरिया से पीड़ित मनुष्य के मुख में अधिक पाया जाता है। और अगला क्या पाया जाता है, एंट अमीबा कोलाई, तो इसके ट्रोफोजाइड्स मनुष्य की कोलान में पाए जाते हैं। यह हानिकारक नहीं है तथा यह सहभेजिता प्रदर्शित करता है। और अगला एक लास्ट प्रश्न यहाँ पे है कि पारजीनी जीवाणु क्या है और किसी एक उदाहरण दीजिए। तो किसी इच्छित लक्षण वाली वाह्य जिन का जीवाणु के जीनोम में प्रविष्ट कराकर नया उत्पाद को वाह्य जिन युक्त जीवाणु पारजीनी जीवाणु कहलाता है। जैसे 2 DNA ई कोलाई के प्लाज्मिड में समावेशित किए गए तो यह जीवाणु एक पारजीनी जीवाणु बन गया और इंसुलिन श्रृंखला उत्पादित करने लगा। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, पहला ट्रांसजेनिक चूहे और दूसरा ट्रांसजेनिक भेड़िया, ये क्या होती हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं। तो यह क्लास 12 बायोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड वालों के लिए। तो 70 में 70 लाना है तो पूरा पढ़ के जाना है। ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।